हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था गैलुसॉग लॉ पे कट गया था, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा। तो हम लोग गैलुसॉग लॉ को कंक्लूड करके आज एवोगैड्रोस लॉ शुरू करेंगे। ठीक है, मैं इसके कुछ एप्लीकेशन दिखाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है एक्चुअली वो एवोगैड्रोस लॉ और उसका एप्लीकेशन है, जिसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इंटर करेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में इंटर करने के लिए आपको एवोगैड्रोस लॉ थोड़ा पता होना चाहिए। तो गैलुसॉग का जो लॉ था, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये गैसियस वॉल्यूम का लॉ है, जिसमें मैंने एक बताया था कि किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर, मतलब गिवन कंडीशन में, जो भी रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनका वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। थोड़ा उसको मैं एक बार और क्लियर करूँगा आज, फिर हम लोग आज उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए हाइड्रोजन का 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 मोल बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें उसकी वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखा है, तो जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसका वॉल्यूम का सिंपल होल नंबर रेशियो भी होगा। मतलब 3 हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 नाइट्रोजन एंड टू प्रोड्यूस 2 अमोनिया, इंडिकेटिंग कि यहाँ पे 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन एक वॉल्यूम के साथ अगर कंबाइन करेगा तो 2 वॉल्यूम अमोनिया का बनाएगा एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैलुसॉग का लॉ यही है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। यही इसका रेशियो भी होगा 3:1:2। मतलब कि जो इनका रेशियो है वो रेशियो भी यही है। ये अगर ये 3 ml लेंगे तो ये 1 ml यूज होगा, तो क्या बनाएगा, ये 2 ml बनाएगा। अगर ये 30 ml लेंगे तो ये क्या लेंगे, 10 ml लेंगे, तो ये कितना बनाएगा, 20 ml। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर ये 3 वॉल्यूम के साथ 1 वॉल्यूम है तो इसका मतलब एक वॉल्यूम के साथ कितना होगा, एक वॉल्यूम के साथ ये हो जाएगा कितना, 1/3। देख पा रहे हैं आप, है ना, 1/3 हो जाएगा रेशियो के हिसाब से। और अगर ये 3 का 2 बनाता है तो 1 के साथ कितना बनेगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। यही रेशियो से अगर ये एक वॉल्यूम होगा तो ये नाइट्रोजन कितना लेंगे, 1/3, और अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, 2/3 वॉल्यूम। आप चाहें तो इसका कोई एग्जांपल और भी कर सकते हैं, आपको मैं एक आध एग्जांपल और दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मान लीजिए मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन का और आयोडीन का, जो कि प्रोड्यूस करता है 2HI। ध्यान रखेंगे आप, वो सारी स्पीसीज जो गैसियस होते हैं वही गैलुसॉग लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये गैसियस वॉल्यूम का लॉ है। जब तक पार्टिकल्स या सबस्टेंस गैसियस फॉर्म में नहीं होंगे ये लॉ नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 1 हाइड्रोजन का जो मोल है वो I2 के 1 मोल से रिएक्शन करके बनाता है 2HI। तो आप इसे बोलेंगे कि ये 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, ठीक है, 1 वॉल्यूम आयोडीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम HI। ठीक है, 1 वॉल्यूम का मतलब कि जिस यूनिट में हाइड्रोजन होगा, अगर आप कहेंगे इसको 1 ml, तो ये भी कितना यूज होगा, 1 ml, और ये कितना बनाएगा, 2 ml बनाएगा। ठीक है, या अगर आप इसको बोलेंगे कि ये 10 ml ले लेते हैं तो ये 10 ml होगा, और ये प्रोड्यूस होगा कितना, 20 ml प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब कि जो रेशियो है हमारा वो 1:1 रेशियो कितना है, 2 का है। सो वट एवर द वॉल्यूम वी आर टेकिंग हाइड्रोजन, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी टेकन टू प्रोड्यूस अ डबल वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर बात हो रही है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि किसी रिएक्टिंग मिक्सचर में 2.3 ml हमने ले लिया हाइड्रोजन, क्या लिया, हाइड्रोजन, और 2.5 ml हमने ले लिया आयोडीन, तो HI का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमने हाइड्रोजन कितना लिया, 2.3 ml, आयोडीन कितना लिया, 2.5 ml, तो HI का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये सिंपल ही देखिए कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में 1:1 रेशियो से कंबाइन करते हैं बाई वॉल्यूम।
इसका मतलब अगर ये 2.3 ml हाइड्रोजन होगा तो ये भी कितना होना चाहिए 2.3, या अगर आयोडीन 2.5 है तो ये भी कितना होना चाहिए 2.5। बट जो वैल्यू कम है उसके हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो ले नहीं रहे हैं, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसी में बताना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 2.3 ml हाइड्रोजन मस्ट हैव टू कंबाइन विथ 2.3 ml ऑफ आयोडीन ओनली। तो इसका मतलब कि आयोडीन का जो वॉल्यूम है 2.5, एक्चुअली इसमें से सिर्फ 2.3 ml खर्च होगा और कितना बचेगा 0.2 ml वॉल्यूम लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आयोडीन का ये पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेफ्ट होगा, 2.3 ml उसका कंज्यूम होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड कितना बनेगा 2.3 का डबल, रेशियो कितना है 2, तो हाइड्रोजन आयोडाइड कितना बनेगा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि 2.3 ml हाइड्रोजन कंबाइन विथ 2.3 ml आयोडीन टू प्रोड्यूस कितना हो जाएगा 4.6 ml HI। HI विल प्रोड्यूस 4.6 ml और आयोडीन कितना बच जाएगा 0.2 ml लेफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी वॉल्यूम लिया जाता है इसका ये मतलब नहीं कि सबका सब कंबाइन हो जाएगा, कुछ वॉल्यूम बच भी जाता है, लेफ्ट ओवर हो जाता है, ठीक है। ये रेशियो के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कोई भी वॉल्यूम ध्यान रखेंगे, रेशियो बताएगा कि कितना वॉल्यूम हमने लिया था उसमें से कितना कंज्यूम होगा, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ और फिर मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ, ठीक है। देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ में, आपको दिखा दूँ एक बार फिर से, मैंने इसको एक बार बताया था। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखेंगे इस बात को आप, और इस पे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, और ये हमारा टॉपिक भी यही था एवोगैड्रो लॉ का, है ना। मैं आपसे ये कह रहा था कि इक्वल वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए लेट एट एस टी पी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है इस पर 273 केल्विन होती है, प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1 बार होती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वॉल्यूम है, ठीक है, कुछ भी वॉल्यूम ले लीजिए, V1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कंटेन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर एसटीपी पर V1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो V1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना कंटेन करेगा, V1 वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना कंटेन करेगा, या V1 वॉल्यूम ऑफ कोई दूसरा गैस ले सकते हैं आप, अमोनिया कितना कंटेन करेगा। तो एवोगैड्रो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और किसी अलग अलग सब्सटेंसों का, मैंने यहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लिया है, अलग अलग सब्सटेंसों का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा जाए तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे कांस्टेंट रहेंगे। मतलब ये सारे गैस इस वॉल्यूम में, इस कंडीशन में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करेंगे, जिसको कहा गया, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो लॉ कहा गया, ठीक है। अब उन्होंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा कि एट एस टी पी, ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल का मतलब 6.022 10 दी पावर कितना होता है 23 होता है। अगर एस टी पी पे 1 मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रखा जाए तो वॉल्यूम भी सेम होगा। सुनने में क्या बोल रहा हूँ, एट गिवन कंडीशन सेम वॉल्यूम विल कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका उल्टा करके बोलिए, एट गिवन कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सबका कांस्टेंट होगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी गैसों का अलग अलग गैस, मान लीजिए हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर हमने अलग अलग गैसें लिया है और सब कितना लिया, एसटीपी पे लिया, कितना लिया, 1 मोल लिया, तो ऐसे में उन्होंने देखा कि सबका वॉल्यूम क्या आया, कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू हो गई 22.4 लीटर। कितना आया, 22.4 लीटर। ध्यान रखेंगे 22.4 लीटर, इसी को आप लिख सकते हैं 22,400 ml, लिख सकते हैं 22.4 लीटर या 22,400 ml। इसी को सीसी भी लिखा जाता है, 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक। ध्यान रखेंगे आप। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स at given condition will occupy same volume या same volume will contain same number of particles। एवोगैड्रो लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इसके मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। 1 मोल किसी भी पार्टिकल का, 1 मोल किसी भी गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। कब होगा, एसटीपी पे। ये ध्यान रखिएगा कि 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, किसी भी कंडीशन में नहीं होता, सिर्फ कहाँ होता है, इस टेम्परेचर पर 273 केल्विन। प्रेशर एक बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। कब होगा, एसटीपी। कंडीशन बदलेंगे तो एवोगैड्रोस लॉ वेरी करेगा, मतलब उसकी जो वैल्यू है वेरी करेगी, सॉरी एवोगैड्रो लॉ नहीं वेरी करेगा, है ना। तो 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी। दूसरे कंडीशन में बदल जाएगा। थोड़ा इसको हम लोग और क्लियर समझते हैं, थोड़ा और क्लियर समझते हैं, चलिए समझा जाए। अब और क्लियर समझने के लिए मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में इंटर करें, फिर इसके न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट को भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, आपको पता है एटम सबसे छोटा होता है। डाल्टन लॉ ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है। सारे जितने भी मैटर होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलके ही बने होते हैं। ठीक है, और एटम क्या बनाता है, एटम मिलके बनाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम का जो मास होता है उसे बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर इसी एटॉमिक मास को ग्राम में इंडिकेट किया जाए तो हम इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। समझने की कोशिश करिएगा, ग्राम एटॉमिक मास। जबकि मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और अगर उसको ग्राम में इंडिकेट किया जाए तो हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास इंडिकेट करता है एक एटम का मास, जबकि ग्राम एटॉमिक मास इंडिकेट करता है एक्चुअली एक पूरे मोल एटम का मास। मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली इंडिकेट करता है 1 मोल का मास, और इसलिए इसको बोला जाता है मोलर मास भी। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। किसका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, मोलर मास। इसका मतलब जब 1 मोल पार्टिकल लेते हैं तो हम उसको, उसके मास को बोलते हैं मोलर मास, और वो मास किस में इंडिकेट होता है, ग्राम एटॉमिक मास में, या फिर किस में इंडिकेट करता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अब इसका एक सिंपल मतलब ये भी हुआ कि जब भी हम बोलेंगे मोलर मास, एक्चुअली हम लोग किसका बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास की, या तो क्या किसकी बात करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ध्यान रखेंगे इस बात को आप, 1 मोल का मास। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पे लिखूं 1 मोल, तो इस असल में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मास के टर्म्स में, इसका मतलब हुआ मोलर मास। ठीक है, मोलर मास का मतलब 1 मोल, या इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम पार्टिकल मास। पार्टिकल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पार्टिकल की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एटम, आयन, अरे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्राम पार्टिकल मास। ठीक है, 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने पीछे बताया कि
कि 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 10 पावर 23, ठीक है। और इतने पार्टिकल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बताया 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस कब होती है, एसटीपी पर। 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। थोड़ा इसको इस व्हील को पूरा चेक करिए। मोलर मास इक्वल टू होता है इतना पार्टिकल, या किसी भी मोलर मास की वैल्यू वॉल्यूम के टर्म्स में 22.4 लीटर भी होती है। इस पूरे व्हील को एक दूसरे के साथ आप इंडिकेट कर सकते हैं। ग्राम पार्टिकल मास ही मोलर मास है, वही मोलर मास एक मोल को इंडिकेट करता है। उसी एक मोल की वैल्यू इतना है और उसी का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। तो आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर मास। रिपीट करूं, मास ऑफ एनी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज मोलर मास that has a value 6.022 10 the power 23, and this is called a 1 mole. So 1 mole actually indicating the huge number of particle having a 22.4 liter volume at STP and the mass equal to the molar mass, which is indicating in a gram molecular mass or gram atomic mass. ठीक है, तो किसी भी गैस के ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मालिकुलर मास को मोलर मास बोलते हैं, जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी और जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल होता है ये पूरी वैल्यू। ठीक है, इससे आप समझ पाएंगे कि ये एक मोल का क्या मतलब है। ये मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया है, मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, हम उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, आगे मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम रिएक्शनों में लेके आएँ तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने गै-लुसाक के लिए एक रिएक्शन आपको पढ़ाया था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाला रिएक्शन। मैं चाह रहा था उस रिएक्शन को एक बार आप और देखें। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। गै-लुसाक लॉ के हिसाब से ये जो पार्टिकल्स हैं गैसियस वॉल्यूम, इनका जो रेशियो है 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। मैं इसको एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से आपको बताना चाह रहा था। थोड़ा देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, 3 वॉल्यूम कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम। अगर हम इसको मास के टर्म्स में बोलना चाहें, मास के टर्म्स में, तो मैं कहूँगा, और पार्टिकल के टर्म्स में मैं कहूँगा कि 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मोल नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। क्या बोलूँगा, 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मोल नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। और अभी मैंने बताया कि 1 मोल का जो मास है उसे क्या बोलते हैं, मोलर मास, और उसे किस में इंडिकेट करते हैं, ग्राम में। तो 3 मोल का कितना मास होता होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन ये मालिक्यूल है तो उसका मास हो जाएगा 2। 1 हाइड्रोजन का मास होता है 2, और अगर मैं कहूँ 2 ग्राम तो वही क्या कहलाएगा, उसका मोलर मास 2 ग्राम। यहाँ पे कुल कितना हाइड्रोजन है 3, तो कुल मास कितना हुआ 3 × 2, किसमें, ग्राम में, इक्वल टू 6 ग्राम। 6 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब 6 ग्राम। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, और नाइट्रोजन मालिक्यूल का कितना मास हो जाएगा 28, तो 28 ग्राम। और अमोनिया का मास कितना होता है, आप कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट जो लॉ मैंने पढ़ाया था आपको, कि अगर ये 28 है और ये 6 है तो दोनों को जोड़ के ही ये बनेगा, पक्का बनेगा। फिर भी आप देख लीजिए, नाइट्रोजन का होता है 14 और इसका होता है 3, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 और 3 कितना हो गया 17, और 17 2 जा कितना हो जाएगा 34, और 28 और 6 भी कितना आने वाला 34। तो मास के टर्म्स में क्या बोलेंगे, 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ 28 ग्राम नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। ध्यान रख रहे हैं आप इस बात को। मोल के टर्म्स में 3 मोल 1 मोल के साथ बनाता है 2 मोल, मास के टर्म्स में 6 ग्राम 28 ग्राम के साथ बनाता है 34 ग्राम। ठीक है, पार्टिकल के टर्म्स में बोलेंगे कि 3 मोल पार्टिकल है, 3 मोल पार्टिकल का मतलब क्या होता है 3 × 6 0.22 10 पावर 23 बोलेंगे ना, 1 मोल का मतलब ये होता है। तो इतना पार्टिकल हाइड्रोजन का लेंगे और किसके साथ कंबाइन करेगा, इतने पार्टिकल के साथ कंबाइन करेगा, किसके, नाइट्रोजन के, और क्या प्रोड्यूस करेगा,
इतना पार्टिकल अमोनिया का प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूस, इतना पार्टिकल हाइड्रोजन का इतने पार्टिकल नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके इतना पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा अमोनिया का। तो ये पार्टिकल के टर्म्स में हो गया, ये मोल के टर्म्स में हो गया, ये मास के टर्म्स में हो गया। तो इसका मतलब 6 ग्राम 28 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर मैं न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा तो आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है। तो आप बोलेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ 28/6 ग्राम नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेगा? 34/6 ग्राम अमोनिया। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ 28.6 ग्राम नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 34.6 ग्राम अमोनिया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर बात हो रही है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 ग्राम नाइट्रोजन, है ना, अगर नाइट्रोजन को निकालेंगे 1 ग्राम इसे करेंगे तो 28 चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6/28 हो जाएगा ग्राम क्या हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34/28 ग्राम अमोनिया। जब आप यूनिटी के हिसाब से निकालते हैं तो आप न्यूमेरिकल लगाना सीख जाते हैं। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 28/6 ग्राम नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 34/6 ग्राम अमोनिया। द सेम वे 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ 6/28 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34/28 ग्राम अमोनिया, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, है ना। और अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सेस में दी जाएगी तो उसको भी आप आसानी से पता लगा पाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं एवोगैड्रो लॉ के। ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। अगले लेक्चर में हम लोग एवोगैड्रो लॉ का न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कुछ रिएक्शनों को लेकर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।